बिना दुकान खोले क्या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके हम हमारी लाइफ एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या हम करोड़पति बन सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पैसा कौन कमाता है, बिजनेसमैन या सर्विसमैन? कई व्यक्ति हैं, नए लोग हैं जो बिना आप जैसे लोगों की सलाह बिना खुद ही कूद पड़ते हैं और कूद के फिर छटपटा जाते हैं। कौन सा स्टॉक लिया जाए? तो यहाँ तो 5000 स्टॉक्स हैं, तो आप कौन सा स्टॉक लेंगे? ये चैलेंज दूर करने के लिए आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कुछ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या 1000 रुपए जमा करके हम करोड़पति बन सकते हैं? कि यदि आप नॉन वर्किंग इन्वेस्टर है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। रीजन क्या है? आपने प्रोफेशनल को हायर किया, वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर। SIP होती कैसे है, रन कैसे करती है? कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ में जीत के गया और 2 महीने बाद में 2 साल बाद में वापस उसी स्टेज पे आ गया। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि शेयर बाजार जुए का अड्डा है और ये गैम्बलिंग होती है। कि 20% काम है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, 80% हमारा रोल क्या है? आपके इमोशन को मैनेज करना। एक मैं देखता हूँ कई लोग सुबह उठते ही अपनी SIP चेक करते हैं कि आज कितना बड़ा या कल कितना बड़ा, मतलब पर डे चेक करते हैं। तो ये आपके हिसाब से चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि आइए कोई आवाज ऐसी निकालें जो महिलाओं के लिए होने के साथ साथ किसी मर्द के लिए, मेल के लिए भी, और वर्ल्ड में पहली बार ये आवाज कोटा आपके कोटा शेयर से निकली। आप है राहुल फुरसतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है लेकिन कुछ ही समय में आप जानने लगेंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो काफ़ी कुछ उनके बारे में इतना कुछ है कि मेरे को लगता नहीं है कि मैं पूरा उनके इंट्रोडक्शन में बता पाऊँगा। लेकिन उनका यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट आज फॉर कल। इसमें काफ़ी लाखों लोग उनके सब्सक्राइबर हैं और वो लोगों को जागरूकता देते हैं, लोगों को बताते हैं कि फाइनेंशियली किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। आपके साथ कोई चीज़ की दिक्कत हो तो आप अपने आप को कैसे फाइनेंशियली अपने आप को सेव कर सकते हैं। वो 25,000 SIPयाँ रन कराते हैं लोगों से और उनका एक लक्ष्य है 50 लाख लोगों को 2027 तक एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट और एक सेफ इन्वेस्टमेंट के द्वारा उनको जोड़ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज उनसे बात होगी। और आजकल वो कुछ धार्मिक आयोजन भी काफ़ी करा रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ रनिंग का प्रोग्राम कराया जो भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ, और अभी एक हनुमान चालीसा का प्रोग्राम वो आने वाले दिनों में करा रहे हैं। तो इन सब पर चर्चा होगी। आज मेरे गेस्ट जो हैं वो ऑथर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं और उनके बारे में बहुत कुछ है। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ पंकज लड्डा जी का। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू, आपने मुझे समय दिया मेरे पॉडकास्ट के लिए। अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ में और लोगों से यूं मुखातिब होना मेरे लिए वास्तव में हमेशा खुशी का चांस रहता है। तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू राहुल। मेरा सर पहला क्वेश्चन रहेगा, जैसे कोटा अपनी एक छोटी सिटी है, 3 टायर सिटी में आता है, और लेकिन आपने जो नाम कमाया और एक अलग सेक्टर को चुना, और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, कैसे आपने ये सब स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था आपसे ही। तो देखिए दोस्तों, मैं 1971 का बर्थ है मेरा, 19 दिसंबर का। और आपको ध्यान होगा इस समय वॉर की पोजीशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान में, और वैसा ही कुछ माहौल था 16 दिसंबर को जब इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया। जरा सोचिए कि मेरा बर्थ आसाम का है और आसाम में उस समय क्या माहौल हुआ करता था। आज जैसे आज का वो दिन है जब रिसेंटली मोदी जी गवर्नमेंट ने ऐसा करा है कि ब्लैकआउट होगा और आपको तैयारी कराई जाएगी कि वार कैसे किया जाता है, और उसी वो तैयारी लाइव उस समय था जिस समय मैं माँ के गर्भ में हुआ करता था। तो असल में मेरी माँ कई बार कहती रहती है कि तू टेंशन में इसलिए रहता है क्योंकि जब तू पेट में था उस समय टेंशन बहुत था देश में। लेकिन 16 दिसंबर को सीज फायर हुआ और 19 दिसंबर को मेरा बर्थ हुआ। ये था आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके 2-3 साल बाद में ही मेरे पापा बिजनेस के लिए राजस्थान शिफ्ट हुए, क्योंकि उस समय आसाम में बहुत बहुत उल्फा का बहुत जरा जोड़ था, यानी कि उल्फा बहुत परेशान किया करती थी, जिस कारण से उन्होंने राजस्थान में बिजनेस करना डिसाइड किया। और उस बिजनेस डिसाइड के चक्कर में उन्होंने राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। संयोग ऐसा था कि वो उस समय कोटा आ गए और कोटा उनको कोई साथ मिला, साथ में कोटा आए और कोटा आके इंडस्ट्रीज में उन्होंने काम स्टार्ट किया। और इस तरह से लगभग 2-3 साल की एज में मैं कोटा आ गया और मेरी सारी एजुकेशन कोटा में ही हुई है। अब यहाँ बात करते हैं कि इससे आगे की एजुकेशन, तो मैं नॉर्मल कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, और हाँ इतना जरूर है कि मैं स्कूल में या कॉलेज में भी रैंकर जरूर रहा हूँ। तो उस कारण से मुझे इसमें फाइनेंस में वैसे ही हमेशा से इंटरेस्ट था और यही रीजन था कि मैं इसमें आगे बढ़ा। और एक और प्लस पॉइंट था कि मेरे पिताजी यानी कि पापा हमेशा
1979 से स्टॉक मार्केट में है, तो हमारे घर में वैसे भी स्टॉक मार्केट का माहौल था जिसने मुझे एडेड एडवांटेज दिया कि मैं मेरे ड्रीम को पूरा कर सकूं। तो यही रीजन है कि मैं फाइनेंस में इस तरह से आ गया। तो एक चीज तो कॉमन मिल गई सर, जैसे आप नौगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम के हैं, मैं भी, मेरी पैदाइश मेरी ननियाल दिल्ली में हुई है, लेकिन मैं भी आसाम नौगांव का ही हूँ। अरे नौगांव में वाह, एक क्या बात विलेज है। है रोहा, हाँ, रोहा आपने है नाम ना, सुना होगा। बिल्कुल सुना है ना। मैंने वहां तक 7th क्लास तक रोहा में ही पढ़ाई करी ओहो, है। क्या बात है। तो ये क्या मुझे बात पता है। नहीं था आपके बारे में, लेकिन आज बात करी तो आज पता चल गया। नहीं, जनरली लोग मुझे ऐसा ही मानते हैं कि मैं कोटा से ही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग एजुकेशन कोटा से हुई है, तो जनरली लोग यही मानते हैं कि मैं कोटा से ही हूँ। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा बर्थ आसाम का है। इसमें मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे आपने एक नया फील्ड चुना इन्वेस्टमेंट का। लोग बाग तो जैसे मारवाड़ी कल्चर के आप भी हैं और हम लोग भी हैं, हमारे में ये रहता है कि एक अपने को दुकान खोलनी है, सामान भरना है, सामान परचेज करना है, कुछ प्रॉफिट जोड़कर अपने को दुकान चालू करनी है, और ऐसे ही अपन अपना परंपरागत बिजनेस ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपने कहा कि मेरे फादर, और मैंने आपकी बुक देख रहा था तो उसमें आपने कहा कि हम लोग 100 साल से ये इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो मतलब एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस हो गया। तो इसी में एक सवाल और है मेरा कि बिना दुकान खोले क्या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके हम हमारी लाइफ को एक फाइनेंशियली स्ट्रांग या हम करोड़पति बन सकते हैं क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट की जहां तक फील्ड की बात है, ये मेरा पैशन रहा है। बल्कि ये मानिए कि जिस जमाने में मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ा करता था, यानी कि फाइनल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उस समय भी मैं पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट में काम किया करता था। रीजन साफ है कि पापा इस फील्ड में थे, ये मेरे लिए एडेड एडवांटेज की तरह काम किया। अब चूंकि 1979 से अभी तक का यदि हम पापा का एक्सपीरियंस लें तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। 35 ईयर मुझे भी हो गए 1988 से लेकर अभी तक लें, पापा का 1979 से है, मेरा 88 से मान रहा हूं मैं। और यदि अनंत का भी लें तो 2014 से लेके अभी तक का, या 2009 से लेके अभी तक का 15 साल का उसका एक्सपीरियंस भी है। इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी फैमिली को 100 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। जरा सोचिए, जब हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन या इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो कहती है कि वी आर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2000 ईयर्स या 2000 ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी तरह से हमारी फैमिली को भी 100 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या हुआ। जहां तक कि इन्वेस्टमेंट की बात है, देखो, बिजनेस अपनी जगह है, पैसा कौन कमाता है? बिजनेसमैन कमाता है। और इन्वेस्टमेंट, यदि स्टॉक मार्केट और एसआईपी की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक तरह का बिजनेस में पार्टिसिपेशन ही है। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% अपने बिजनेस के ओनर हैं। इसका मतलब 100% शेयर होल्डिंग आपके पास है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों, कि पैसा कौन ज्यादा कमाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पैसा कौन कमाता है, बिजनेसमैन या सर्विसमैन? पैसा हमेशा बिजनेसमैन कमाता है। इसका मतलब यदि आपको रिच होना है तो आपको बिजनेस करना होगा या बिजनेस का पार्ट बनना होगा। यदि इसी में मैं एक चीज आपकी बात जोड़ रहा था, जैसे मान लीजिए मैंने 50 लाख की दुकान ना खोल के 50 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट आपके कहे अनुसार या इन्वेस्ट और किसी के कहे अनुसार स्टॉक मार्केट या एसआईपी में डाल दिया और मैं कुछ ना काम करूं, तो मेरी जो जर्नी रहेगी बिजनेस से जो पैसा कमाऊंगा, क्या उससे ज्यादा मैं एसआईपी या इन्वेस्टमेंट से कमा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। एसआईपी या इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल वही होता है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो और उस पैसे की उसको जरूरत नहीं हो, तभी वो सक्सेसफुल होता है। यदि आपको आपके पैसे से बहुत ज्यादा इमोशनल टच होगा तो शायद आप उतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं होंगे। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, या एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यदि हम काम करते हैं तो हमारा सिर्फ 20% काम होता है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, 80% काम होता है आपके इमोशंस को मैनेज करना। रीजन कि गलत टाइम पे गलत डिसीजन आपको बाहर कर सकता है, गलत डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को इफेक्ट कर सकता है। और वो गलत डिसीजन कैसे बचेगा? जब आप रियल बिजनेस कर रहे होंगे या फिर रियल कोई जॉब कर रहे होंगे, वहां से रनिंग इनकम होगी, उस इनकम में से कुछ सेव करके यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। और वैसे भी मैं जनरली ये कहता हूं कि सबसे पहले अपना जॉब करो या बिजनेस करो। बिजनेस करते हो वो भी तो आपका स्टॉक मार्केट ही है, वो आपका 100% ओनरशिप है आपके अपने बिजनेस की। इसीलिए ज्यादा ध्यान इस पे दो कि पहले बिजनेस करना है। यदि आपके पास बिजनेस है, इनकम है, पैसा है, तो हमारे जैसे कई लोग आपको टच करेंगे। लेकिन ये सब नहीं होगा तो हमारे जैसे लोग आपके पास नहीं आएंगे। मैं सर देखता हूँ कई व्यक्ति हैं, नए लोग हैं, जो बिना आप जैसे लोगों की सलाह बिना खुद ही कूद पड़ते हैं। जैसे कोई नदी बह रही है, उनको पता नहीं है कितनी गहराई है क्या नहीं है, तुरंत वो कूद गए और कूद के फिर या तो वो छटपटा जाते हैं या डूबने की कगार पे हो जाते हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या एक इन्वेस्टर को आप जैसे प्रोफेशनल व्यक्ति से सलाह के तौर पर काम करना चाहिए या खुद ही कूद जाना चाहिए?
देखो, बात सिंपल सी है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको खुद आना है या किसी की एडवाइस पे आना है। ये उसी तरह है कि आप इंटीरियर डिजाइनर का काम करते हो, क्या जरूरत है कि हम जैसे क्लाइंट को आपके पास आके डिजाइनिंग कराएं? हम खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस में कई मिस्टेक होंगी। उसी तरह वही वही है कि आप केमिस्ट के पास जाके भी दवाई ले सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप डॉक्टर से लिखवाते हो कि क्या लेना है, उसके बाद में आप मेडिसिन लेते हो, तो आपके लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है? इवन आपके घर में कोई मैरिज का फंक्शन होता है, कोई इवेंट होता है, इवेंट मैनेजर हायर करते हो, हर जगह लाइफ में आप एडवाइजर की यूज लेते हो, तो इस फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, आप किसी सलाहकार की यूज क्यों नहीं लेते हो? यदि नहीं लेते हो तो वो लेसन्स जो आपको ऑलरेडी मिल सकते थे, उसकी जगह आपको अपना टाइम और पैसा देके लेना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप एडवाइस लेते हैं या नहीं लेते हैं। इसी में मैं आगे थोड़ा जानना चाह रहा था कि काफ़ी कुछ एसआईपी चल रही है। लोग बाग कहते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले एसआईपी में जाना चाहिए, उसको डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। तो इस पे क्या सलाह है और एसआईपी होती कैसे है और रन कैसे करती है? हम लोग रील्स देखते हैं सर, तो उसमें बोलते हैं यदि 1000 रुपये महीना आप अभी डाल देंगे तो 20 साल बाद इतने पैसे बन जाएंगे, 40 साल बाद इतने बन जाएंगे और आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब क्या ऑथेंटिकल है? मतलब थोड़ा सा एसआईपी के बारे में और सब कुछ इसके देखो, बारे ये में। थोड़ा सा लंबा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। एसआईपी का क्या है? एसआईपी क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। हमने जैसे बात की कि पैसा किससे बनता है? स्टॉक मार्केट से, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट से, या स्टॉक से, या बिजनेसमैन से। यदि बिजनेसमैन पैसा बनाता है तो आपका क्या ऑब्जेक्ट हुआ कि आपको बिजनेस करना है या बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो अपना बिजनेस कर लें या किसी और के बिजनेस में पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस खुद कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि यदि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या उसको डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हैं? आपको लगता है इन्फोसिस का बिजनेस अच्छा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे में वो एबिलिटी नहीं है कि हम उसके जैसा एम्पायर खड़ा कर सके। हम वही कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। तो ऐसे में उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट, और उसमें आप स्टॉक्स लेके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपके पास दूसरा चैलेंज आता है कि कौन सा स्टॉक लिया जाए। तो यहाँ तो 5000 स्टॉक्स हैं, तो आप कौन सा स्टॉक लेंगे? तो ये चैलेंज दूर करने के लिए आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कुछ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस है जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड चॉइस हो गई। अब आपके पास वो स्किल और टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी फंड मैनेजर को हायर करेंगे जो आपके बिहाफ पे स्टॉक सिलेक्शन का काम करे। वो आपका फंड मैनेजर हायर हो गया, वो आपके लिए स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अब आपने देखा कि आपने फंड मैनेजर भी हायर कर लिया और आपने कहा आपके पास 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, एक साथ 1 लाख रुपए डाल दिए। किसी कारण से, जैसा अभी रिसेंटली हुआ, बाजार 10% टूट जाए वॉर के चक्कर में, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम आपको एक सलाह देते हैं कि इस 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए को आप 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने में डाल दें। तो इस तरह की कोई मिस हैपनिंग के कारण जो नुकसान होता है वो आपको बच जाता है। यानी कि सिर्फ एरिया डाइवर्सिफाई नहीं करके आपको टाइम डाइवर्सिफाई भी करते हैं, और इस टाइम डाइवर्सिफिकेशन को ही हम एसआईपी करते हैं। जैसे आप हर महीने कमाते हो, हर महीने खर्चा करते हो, हर महीने राशन लाते हो, हर महीने एसआईपी भी करते हो, बस यही एक तरीका है। तो कुल मिला के एसआईपी कोई अलग चीज नहीं है तो म्यूचुअल फंड ही, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एक प्रोसेस यूज किया है जिसमें हर महीने आपकी पर्टिकुलर अमाउंट जाती है, और ये एसआईपी कहलाता है। तो इसलिए ये कंफ्यूज दूर होती कर दीजिए कि म्यूचुअल फंड अलग चीज है, एसआईपी अलग चीज है। म्यूचुअल फंड स्कीम है, एसआईपी में हर महीने पैसा जाता है, दैट्स ऑल। ओके। और जो मेरा सवाल था कि क्या 1000 रुपये जमा करके हम करोड़पति बन सकते हैं? तो सिंपल सी मैथ्स है, सब जानते हैं मैथ्स। 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से यदि आप एसआईपी करते हैं और 12% कंपाउंडिंग करते हैं, वो रिटर्न आपको आ रहा है, आने वाला है, आ सकता है। बस यही सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट बस ये है कंसिस्टेंसी की। क्या आप 1000 रुपए हर महीने जमा कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तो आप करिए। फिर ये मत देखिए कि आज बाजार मंदा है या तेज है, रीजन क्या है, क्यों है। लॉन्ग रन में, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जिस समय मैंने करियर स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था 300, सेंसेक्स, जी हाँ, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज कितना है? 80,000। कितने साल हुए? 35 साल हुए। जरा सोचो ना, यदि मैंने 300 रुपए लगाए होते तो आज 80,000 रुपए सिर्फ इंडेक्स में होते। जब ये लेकिन क्या उस समय मुझे लगता था, क्या हमें लगता था इंडेक्स 1000 भी कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ 1000 नहीं, 80,000 हुआ। और जरा सोचिए 35 साल बाद में कितना होगा इंडेक्स, जो यदि इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो कितना होगा? जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं कि 2 लाख 3 लाख। हिम्मत नहीं होती है कि 80,000 मल्टीप्लाइड बाई उतना कर लें, 200 टाइम या 300 टाइम कर लें, जितना कि 300 से 80,000 में हुआ। ऐसा सर आप यूं देखें अपन करोड़ों में हो जाएगा। करोड़ों में आप कह रहे हैं
लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है, महंगाई दर डेफिनेटली बढ़ी है। तो उसको कैसे करेंगे? जैसा 300 की महंगाई दर आज भी, तो महंगाई दर भी तो बढ़ गई ना। इस 35 सालों में इंडेक्स 300 से 80,000 हुआ, यानी कि ये सीएजीआर रिटर्न हुआ 15%। सीएजीआर मतलब कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट। यदि ये 15% होता है, 16% होता है, महंगाई कितनी बढ़ी है? 7% से 6% से या 8% से, एवरेज हम 7% ले लें, 7 की जगह आपको 15 रिटर्न मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड भी 7% का रिटर्न एक्स्ट्रा है आपके पास। तो यही आपका एक्चुअल ग्रोथ है। जबकि आप यदि बैंक एफडी में या डेट प्रोडक्ट में जाते हैं तो आपको इक्वल टू इन्फ्लेशन ही रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। एसआईपी में कुछ एसआईपी ऐसी भी है कि आपको सिक्योर करेगी कि इतना तो हम आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। डेफिनेटली इट इज जस्ट लाइक योर बैंक एफडी। क्योंकि सब लोग वैसे नहीं होते हैं जो स्टॉक मार्केट की रिस्क लेते हैं। तो इसमें 3-4 तरह के आपके प्रोडक्ट हो सकते हैं। नंबर 1 इक्विटी मार्केट, नंबर दूसरा डेट जैसा कि बैंकिंग एफडी की तरह होता है, नंबर तीसरा गोल्ड, और चौथा रियल एस्टेट जो आने वाले हैं। इस तरह का प्रोडक्ट भी अभी आ जाएंगे। तो इनमें से कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एक इसमें चीज एसआईपी गोल्ड में भी होती है? हाँ डेफिनेटली ना, गोल्ड भी एक प्रोडक्ट है, यस कर सकते हैं। गोल्ड भी एक फंड है, उस फंड में आप हर महीने 500 रुपए डाल सकते हो, 1000 रुपए डाल सकते हो, ये एसआईपी होगी। एक मैं एसआईपी के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे को एक चीज बहुत वो चीज समझ से परे होती है। लोग ऐसा बोलते हैं, या मिथक है वो, आप दीजिए जवाब, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फंड मैनेजर होता है और जो एसआईपी कंपनियां होती है वो हमारे पैसों से तो 25%, 30%, 35% कमाती है, और हमें एक कंपाउंडिंग की तरह बोल दिया जाता है कि आपको तो 12% मिल गया, 15% मिल गया। तो ये क्या रहता है? मतलब हमने 1000 रुपए खर्च किए या हमने इन्वेस्टमेंट किए, तो हमें पता रहता है कि हमारी जो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया और वो इतना ही पैसा दे रही है, कि नहीं बीच में फंड मैनेजर का भी कुछ रहता है इसमें? देखो, मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है किसी भी स्टॉक मार्केट को। तो इंडिया का सेबी इतना रेगुलेट करता है। जहां तक म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जिस दिन परचेज हुआ वो आप ही के अकाउंट में परचेज होता है। जिस दिन परचेज हुआ वो उसी स्कीम में परचेज होता है, और हर महीने आपको ये स्कीम में क्या क्या स्टॉक्स है वो दिखाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई फंड मैनेजर अपने अकाउंट में परचेज कर ले, बाद में आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मिसकंसेप्शन है। यदि कोई है तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। और यदि फिर भी आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप सिंपल सा है, इंडेक्स फंड लीजिए। इंडेक्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंडेक्स तो अपनी जगह काम कर रहा है। जब 300 वाला 80,000 हो सकता है तो सेम यहां मैं ये कहना चाहूंगा, यदि 300 वाला 80,000 हुआ, यदि ये 300 की जगह उस समय इंडेक्स की जगह हमने फंड मैनेजर को पैसा दिया होता तो क्या वो 80,000 से ज्यादा कर पाता है? यदि ऐसा करता है तो हम अपने इन्वेस्टर्स को भी कहेंगे कि ये फंड मैनेजर या ये म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है जो आपको इंडेक्स को भी बीट करके आपको दे सकती है। तो डेफिनेटली आप उसमें जाएंगे। आपका ये फिर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, इसी में मैं समझ नहीं पाया। जैसे मान लीजिए बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक और किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं पर और भी बहुत सारी कंपनियां, उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करा लो। अब वो इस पैसे का तो कहाँ यूज कर रहे हैं और वो क्या इस पैसों से कमा रहे हैं या कर रहे हैं, और हमें एक तरीके से कंपाउंडिंग करके 12% या 15% का रिटर्न हमें उन्होंने दे दिया, जो कि ठीक है। अब उन पैसों का वो हो सकता है 30% भी कमा रहे हो, 40% भी कमा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने नाम लिया बजाज फाइनेंस का, वो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। बजाज फाइनेंस एक डिपॉजिट लेती है और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है। तो वो आपसे गारंटेड रिटर्न पे 6%, 8%, 10%, 12% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आपको इंटरेस्ट पे कर रही है। तो वो आपसे कमिट क्या कर रही है? इंटरेस्ट कमिट कर रही है, न कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है। जैसे उन्होंने मुझसे पैसा लिया, उनके वो थ्रू इंटरेस्ट पे पैसा उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड में डाला, डीएलएफ में डाला है, जो भी ऐसा नहीं होता है बॉस। मुझे लगता है यहाँ आप गलत चले गए। तो आप थोड़ा सा यहाँ मैं कहना चाहूंगा 2 तरह की बात होती है। नंबर 1 कि क्या किसी कंपनी ने आपसे ब्याज पे पैसा लिया है? यदि ब्याज पे पैसा लिया है तब तो वो कहीं कितना भी कमाए, कुछ भी कराए, उसको तो इंटरेस्ट से मतलब है। यदि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी कि जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वो यदि आपसे पैसा लेती है और किसी पर्टिकुलर स्कीम में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पैसा ले रही है, तो ये मत समझिए कि वो उसको कहीं और यूज कर सकती है। वो पैसा उसी स्कीम में रहेगा, उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, और वहां पैसा न तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, न फंड मैनेजर के पास जाता है, बल्कि कस्टोडियन के पास जाता है। उसका काम होता है पैसे की देखभाल करना, और फंड मैनेजर काम होता है डिसीजन लेना, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? ये इन दोनों को मैनेज करती है। तो मेन काम हो गया, आपका पैसा सेफ है कस्टोडियन के पास में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सहारा में कई लोगों की एफडी थी, उनके पैसे डूब गए। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो एजेंट ने हमें बोला
और हमने डाल दिए। ये बस यही डिफरेंस है अभी। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितने फाइनेंशियल लिटरेसी का काम किया है हमें और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिक सा बात है कि फाइनेंस की सहारा में कई लोगों का पैसा इसलिए डूबा कि उन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा दिया, लेकिन सहारा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला उनका किसी का पैसा नहीं डूबा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा सहारा को नहीं दिया है, कुछ स्कीम में दिया है, और उस स्कीम ने कहां इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। तो जिसने एग्जिट किया सहारा में उससे भी एग्जिट मिला। तो इसीलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इस तरह की घबराने की कोई बात नहीं। एसआईपी में नेगेटिव ग्रोथ भी हो जाती है? डेफिनेटली हो सकती है। जैसे मेरा आज 50,000 रुपए जमा है पर मंथ के हिसाब से, तो ऐसा हो गया 50,000 भी खत्म हो गए और माइनस? नो 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 वो पूछ रहा हूं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपका खत्म, आप खत्म? नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं नहीं नहीं, ये तो देखो, कहीं भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यदि आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हो सकता है कि निफ्टी 50 में उसने 50 स्टॉक्स लिए हो, लेकिन आप सोचेंगे कि जहां यदि कोई स्टॉक 1 लाख का भी है, जैसे कि एमआरएफ 1 लाख से ऊपर चल रहा है, आपकी क्या 50,000 रुपए में एक एमआरएफ भी नहीं ले सकते आप? तो ऐसे में आपको यदि उस स्कीम में 5% या 10% एमआरएफ है तो आप एमआरएफ 50,000 में से 5,000 रुपए का एमआरएफ का फ्रैक्शन के ओनर हो गए। तो इसीलिए हम ये कहना कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ मतलब जीरो नहीं होगा। नो नो नो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं हो सकता, इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, कोई स्टॉक जीरो हो सकता है, और इसीलिए म्यूचुअल फंड में जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो जीरो नहीं हो सकता। मैं मेरा ही पोर्टफोलियो बताता हूँ, जिसमें मैंने मेरे दोस्तों से देखा करा तो उनके लाखों रुपए का नुकसान था। मैं हालांकि शेयर में डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन एसआईपी के थ्रू करा तो मेरा मतलब लॉस 1 रुपए का नहीं हुआ। मतलब मेरा 1 रुपए का लॉस नहीं था, और मतलब प्रॉफिट चला गया मेरा जो एसआईपी का। लेकिन मेरी जो रकम मैंने जो जमा करी थी अभी जो क्रैश हुआ मार्केट उसमें, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार एक रिटेल इन्वेस्टर को एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यदि आप नो नथिंग इन्वेस्टर है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। रीजन क्या है? आपने प्रोफेशनल को हायर किया, वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। आप यदि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो किससे लेंगे? अपने दोस्त से, अपने मिलने जुलने वाले से, किसी की ट्रिप से, टीवी से, या किसी यूट्यूब चैनल को सुनकर। यदि आप इन तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कोई इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि बाजार में सब्जी मंडी में जाके कहा कि 2 किलो आलू दे देना, 2 किलो प्याज दे देना। एक शब्द पढ़ रहा था उसमें आपने कहा फाइनेंशियली लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट। तो इसका मैं थोड़ा सा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता है लोगों में, है इंडिया के? नहीं, अभी अभी बहुत प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि 6 क्लास के बाद में आज के बच्चों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें बेसिक ऑफ फाइनेंस समझाया जाए। कि लोग, मैं यहां तक देखता हूं कि इवन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने प्रोफेशन के मास्टर हैं, लेकिन जहां फाइनेंस की बात आती है वो डिसीजन, वो उनको नॉलेज, बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। और हम जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी 30 लाख लोगों को वित्तीय साक्षरता दी है, और हमारा टारगेट है कि 2027 तक 50 लोगों को हमारे से कनेक्ट करके बेसिक ऑफ फाइनेंस लिटरेसी हम समझा सके। अभी हमारी ये बुक भी आई है इसी तरह की कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बेसिक भी नहीं जानते हैं। सिंपल वे में समझाया गया है कि किस तरह से वित्त को, फाइनेंस को समझकर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। कितना जरूरी है फाइनेंस लिटरेसी एक आम व्यक्ति के लिए लाइफ में? आप सब लोग काम कर रहे हैं या हम सब लोग काम कर रहे हैं। इवन एक क्रिकेट का प्लेयर और एक WWF का प्लेयर भी किस लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए। पैसे। तो इसलिए अल्टीमेटली जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, और हम पैसे की समझ नहीं रखते हैं तो बेकार है। कई बार आपने सुना होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ पे जीत के गया और 2 महीने बाद में, 2 साल बाद में वापस उसी स्टेज पे आ गया। बहुत बार देखते क्या हैं चीज की लॉटरी में पैसे जीतता है लेकिन वही खत्म। राइट। तो इसके लिए क्या रहता है? इसका मतलब कि उन्हें पैसे की समझ नहीं है, और लाइफ में सबसे ज्यादा समझ होनी चाहिए तो पैसे की समझ होनी चाहिए। यदि आप में पैसे की समझ है तो ये समझ लो कि लक्ष्मी जी आपके मेहरबान है। एक चीज जानकारी और लेना चाह रहा था। कई मैंने देखा कि यूथ जो है 15 साल, 16 साल, 14 साल का यूथ भी आजकल स्टॉक मार्केट का वर्क कर रहा है, और वो मुझे नहीं पता, वो काफी कुछ जानकारी निकालते हैं, वो इंटरनेट से निकालते हैं, स्टडी करते हैं, वो अपने हिसाब से अच्छा कर लेते हैं कई बार। लेकिन कई बार मैंने ऐसे देखे कि यार मुझे 50,000 रुपए दो आप, मैं आपको अगले दिन 10,000 कमा के दे दूंगा। और 1 बार दे देता है, 2 बार दे देता है, 3 बार भी 10-10 हजार कमा के देता है। लेकिन बाद में पता चलता है या तो उनके संबंध खराब हो गए, या फिर वो मोबाइल बंद करके भाग लेता है,
या क्या होता है? मतलब ये क्या चीज है, मतलब ये यूथ का क्या है, मतलब वो एक इसको अपने आप को बहुत अच्छा बनाने लग आप गया है। अक्षय कुमार ही थे शायद, और विपाशा बासु की वो मूवी याद कर लीजिए कि 21 दिन में पैसा डबल। और ये स्कीम जब हम मूवी में देखते हैं इस तरह की, तो हमें सामने हंसी आती है और सामने पता लगता है कि ये फर्जी कर रहा है। लेकिन जब हमारे सामने इस तरह की कोई बात करता है तो हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं। रीजन ग्रीड, ओनली ग्रीड। एक हमारा लालच है जो हमें कहता है कि नहीं, शायद विश्वास कर लो, ये तो मेरा दोस्त ही है, इसकी बात पे तो विश्वास कर सकता हूँ। और दोस्त ने ये कह दिया कि तू रात में 12 बजे भी फोन कर लेना, मैं पैसा चुका दूंगा। तो क्या होता है, हमें लगता है कि पैसा तो सेफ है, नहीं तो मेरा तो चुका ही देगा। लेकिन सर रात में हमने 12 बजे कभी कोई कभी करता है? देखा वो, जैसे वो मेरे को सामने बिठाएगा भी सही, लैपटॉप पे दिखाएगा, कभी कभी हमने देखा वो 10,000 कमा भी लेता है वो पर डे ट्रेडिंग से ही। तो वो क्या रहता है? यदि वो 10 इस तरह से इस स्पीड से पैसा कमा रहा है तो आज उसका नाम वॉरेन बफेट से ऊपर होना चाहिए था ना। ये बात। और यदि किसी के पास पैसा है, कोई यदि 30%, 40%, 50% सालाना कमा रहा है, जरूरत क्या है उसको किस लोगों के लिए काम करने की? 10, 12, 15% में बाजार में पैसा मिलता है, बैंक भी फाइनेंस कर देती है। आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप बैंक से फाइनेंस लो और पैसा आप अपना काम कर सकते हो। यहाँ तक कि पर्सनल लोन भी मिल जाते हैं। जब आप 30%, 40% कमा रहे हो तो जरूरत क्या है कि आप उस, मैं तो कमा रहा हूं सर, आपको कमाई कराता हूं, मतलब द मनी यू हैव। जब आपके पास पैसा होता है तो आपको लोग आते हैं बहुत ज्यादा पैसे वाला बनाने के लिए। ओके। क्या वो किसी के पास जाता है जिसके पास पैसा नहीं हो? क्या चल तेरे को पैसा वाला बनाता हूं, मतलब तो उसकी नजर आपको पैसा बनाने में, आपके पैसा बनाने में नहीं है, खुद के पैसा बनाने में है। मतलब ये एक तरीके से फ्रॉड ही है कहने का। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, या तो लैक ऑफ नॉलेज, या तो उसमें नॉलेज की कमी है, या फिर वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। यदि नॉलेज की उसमें कमी है और फिर भी वो आप उसके साथ जा रहे हो, तो मतलब अल्टीमेटली वो फ्रॉड का शिकार होगा, तो वो नहीं होगा बल्कि आप ही शिकार हो। एक यूथ को क्या सलाह देना चाहते हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ 13 साल 14 साल 15 साल का बच्चा भी ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस है आपकी? पहली बात तो ऑफिशियली अलाउड नहीं है 18 साल से कम में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना फिर भी अलाउड है, वो भी पेरेंट्स के पैन कार्ड के साथ में। ओके। उन बच्चों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी लाइफ आगे बहुत बड़ी है, इस समय आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, लर्न करें लेकिन डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अभी आपका काम है एजुकेशन लेना, क्योंकि मैं अनंत को भी मैं अक्सर ये बात कहता था कि जब तक तेरा सीए नहीं होगा तुझे स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कराऊंगा, और वैसा ही हुआ। और यदि ऐसा हो जाता तो शायद उसका सीए नहीं हो पाता। तो मेरा उनको एक ही सलाह है कि आप अभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दिए। यदि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी तो पैसा अपने आप बाद में बढ़ने लगेगा, आप सीख भी जाओगे। लर्निंग जरूर करनी चाहिए, लर्निंग के लिए बुक्स की हेल्प लीजिए, किताबें पढ़िए, वॉरेन बफेट को पढ़िए, विलियम ओनील पढ़िए, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स को पढ़िए। तो ये चीजें आपकी लर्निंग कर सकती है, लेकिन अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। आप इस ट्रेड में 3 पीढ़ियां हैं, तो क्या आपके जो फादर थे उनका क्या इन्वेस्टमेंट का रूल था, एक आपका क्या रूल है, और आपके जो पुत्र हैं अनंत लड्डा उनका क्या रूल है, और एक तीनों किस तरीके से फाइनेंस को मतलब 3 पीढ़ी लगातार फाइनेंस के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में, इसके बारे में आप बताइए कि कैसे चल रहा है ये सब। मेरे और पास एक अनंत को क्या एजुकेशन दी कि वो दादाजी से भी और पिताजी से भी बड़ा नाम हो गया वो इस दुनिया में। ये तो देखो भगवान की कृपा और दोस्तों का, आप लोगों का वेल विशेज है कि जो अनंत कर रहा है वो आप लोगों की वेल विशेज से कारण है। तो मैं तो इसमें अनंत का और हमारा रोल कम, बल्कि अपनों का रोल ज्यादा समझता हूँ, जिनकी वेल विशेज से ये संभव हो पाया। जहां तक एजुकेशन की बात है, अनंत बाय प्रोफेशन सीए है, साथ में वर्ल्ड की फाइनेंस की सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी डिग्री होती है सीएफए, वो उसने किया है। सीए, सीएफए, एलएलबी, बीकॉम, सीएफपी, ये 5 डिग्री उसके पास है। तो फाइनेंस से रिलेटेड सभी डिग्री है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो सीएफए के साथ होता है वो सीए, सीएफए या आईआईटी सीएफए। आप जितने भी फंड मैनेजर को देखेंगे उनके साथ ये डिग्री मिलेगी, वो डिग्री अनंत के पास है। लेकिन अनंत की बात आप इसलिए ज्यादा जानते हो क्योंकि वो सोशली डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और डिजिटल मीडिया में एक्टिव होने के कारण उसने अपनी एक जगह बना दी है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, कि लोग जानने लगे हैं कि ये राइट बात करता है, सही बात करता है और इन्वेस्टर के भले की बात करता है। जब 2014 में उसने करियर स्टार्ट किया था, उस समय उसने पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि उसने फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने के लिए किया था। तो जब कोई अच्छे ऑब्जेक्ट से यदि आप काम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है, और उसने इतना नाम कमाया, और रियली थैंकफुल है आपके और आप सभी के।
तीन पीढ़ी का क्या अंतर है? 3 पीढ़ी में इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल कभी चेंज नहीं होता है। दादा आपके फादर का क्या रूल रहता था, आपका क्या रूल रहता है और आज आनंद लड्डा का क्या रूल रहता है? देखो हमारे पिताजी का एक ही था कि उन्हें हमेशा विश्वास होता था कि फेरा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, क्योंकि 80s का जमाना था, उसमें फेरा कंपनीज ऐसी मानी जाती थी जो ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी। उसके बाद में रिलायंस आया, रिलायंस ने अपने आप को चेंज किया या लोगों के मन में इंडियन कंपनी के बारे में ओपिनियन को चेंज किया। देन इन्फोसिस 93-4 के आसपास आया, उस समय इन्फोसिस ने नए कीर्तिमान स्थापित किए कि हाँ ये कंपनी भी इंडियन कंपनी से पैसा बनाती है। तो कुल मिला के एक ही चीज देखनी होती है, इन्वेस्टमेंट का बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसका एक ही रीजन है कि उसके नीचे जो कंपनी है वो पैसा अर्न कर रही है। यदि वो कर रही है तो आपका पैसा बढ़ेगा, नहीं कर रही है तो आपका पैसा लॉन्ग रन में नहीं बढ़ेगा। सिंपल सा रूल है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है और कौन सी की ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी है। यदि ये देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक कई लोग ऐसा कहते हैं कि शेयर बाजार पैसे वालों का जुए का अड्डा है और ये गैम्बलिंग होती है, छोटी गैम्बलिंग के लिए रोक है, पारोदान है, अरे ये नहीं कर सकते जुआ, लेकिन पैसे वाला व्यक्ति है तो वो इस गेम को खेलता है और ये एक जुआ है। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो जुआ, यदि आप चाकू है, आप चाकू से कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो खरबूजा काट के खा सकते हैं और किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो ये गलती चाकू की है या आपकी है? नहीं, गलती तो मेरी है? तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक चाकू की समान है। आप चाहें तो उसमें धीरे धीरे पैसा कमा लें और आप चाहें तो डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके स्पेकुलेट कर लें, सट्टा मार लें, वो आपकी चॉइस है। तो ये तो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन जुआ नहीं है मतलब आपके हिसाब से? जुआ तो क्या चक्कू रिस्की है? चक्कू गलत चीज है, गलत चीज नहीं है ना। हाँ, चाकू काम आता ही यूज करने वाले की इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज कर रहा है। सब्जी भी काट लेता है, सब्जी भी काट लेता है, आदमी का अब मर्डर भी कर सकते हो। तो अब आप तो स्टॉक मार्केट तो एक प्लेस है जहां आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब आप चाहे तो सट्टा मार लें, चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट करके और फैमिली के लिए हेल्दी और वेल्दी लाइफ बनाए, चॉइस आपकी है। इन सालों में हमने देखा सर कि शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया। वेरी गुड, बिल्कुल। गोल्ड ने पिछले साल ही मैंने पढ़ रहा था तो 40% का रिटर्न गोल्ड ने दिया। तो हम लोग क्या करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या शेयर मार्केट में? एक इन्वेस्टर के दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है जब वो आंकड़ा पढ़ता है, अरे यार गोल्ड तो कहाँ से कहाँ बढ़ गया, ये पैसा यदि मैं गोल्ड में लगा देता तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो एक ये कंफ्यूजन कैसे दूर करे वो? देखो सिंपल सी बात है, जब आप कभी रेलवे में टिकट लेने जाते हैं, होता है ना कई बार ऐसा, 4 लाइनें लग रही है, आप एक लाइन में लगते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरी लाइन ज्यादा तेजी से चल रही है तो आप उठ के दूसरी लाइन में जाते हैं, और जब तक दूसरी लाइन में जाते हैं तब तक पहली लाइन वापस तेजी से चलने लग जाती है, और जब पहली लाइन में पहुंचते हैं तो तीसरी लाइन तेजी से चलने लग जाती है। और ये देखकर आप इधर उधर शिफ्ट करते रहेंगे तो शायद आप कभी टिकट नहीं ले पाएंगे। होता है ना ऐसा। इसकी जगह क्या, यदि आप एक डिसीजन ले लें कि कम हो या ज्यादा हो, हमें एक ही लाइन में रहना है, या हम ये मान लें कि इससे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का 30% रियल एस्टेट में रहना है, 60% स्टॉक्स में या स्टॉक में रहना है, 10% गोल्ड में रहना है। तो यदि इस तरह का आप पोर्टफोलियो बनाएं, यानी कि डाइवर्सिफाई करें, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो इसके लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब मैंने देखा कि तुरंत एग्जाम्पल बड़े जोरदार देते हैं तो आप एक मोटिवेटेड स्पीकर में भी आपका नाम है, तो इसके लिए क्या मतलब क्या खाते हैं या कौन सी किताबें पढ़ते हैं कि तुरंत इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं? नहीं, इसमें तो देखो मुझे एक तो बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और दूसरा लोगों के जब हम इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं तो लोगों के बिहेवियर को चेक करते हैं। जब उनका बिहेवियर हमारे सामने आता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि ये सेम बिहेवियर हमने 10 साल पहले भी देखा था, जब बाजार क्रैश हुआ था, जब कारगिल वॉर हुआ था, आज भी वैसा ही बिहेवियर है। तो इसका मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होता है, और जब आप लोगों के बिहेवियर को इस तरह से देखते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं तो पहले उसका बिहेवियर चेक करते हैं, हम बातचीत में डिसीजन ले लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, क्या ये स्टेबल इन्वेस्टर है नहीं है। कई बार तो लोग आके मुझे कहते हैं कि देखो मैं फ्यूचर ऑप्शन का काम कर रहा हूँ, मैंने इतना पैसा कमा लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन जब उससे बातचीत करती है तो मैं देखता हूँ लेक ऑफ डिसिप्लिन होता है, और लेक ऑफ डिसिप्लिन से आप कभी तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा सकते। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी का शेयर मार्केट में नुकसान लग जाता है और आपके कहने पर वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसका नुकसान लग जाता है, तो वो तमतमाता हुआ जब आपके ऑफिस में आ जाता है या आपके पास आता है, तो कैसे ठंडा करते हैं उसको आप?
देखो पहली बात तो हम कोई एडवाइस नहीं देते हैं, हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब पोर्टफोलियो में क्या हो, आज पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो भी तो उतार हाँ चढ़ाव पोर्टफोलियो बनाया, तो वो जैसे सपोज पिछले 2 साल में जिसने पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप में बनाया होगा वो आज नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये 5 साल के लिए आपने बनाया है तो क्या करोगे आप? आपको रोजाना देख के, यदि आप एसआईपी कर रहे हो 2 साल के आपके एसआईपी नेगेटिव है तो ये क्या पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? आपने प्लान करा है कि 10 साल बाद में मुझे मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और 2 साल में आपका वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव बात हो गई कि अगले 8 साल तक आपको पैसा डालना है और आपको सस्ते भाव में माल मिल रहा है या उसी भाव में माल मिल रहा है जिस भाव में 2 साल पहले लिया था। ये तो पॉजिटिव बात है ना, इसमें नेगेटिव की क्या बात है? मतलब हर चीज में पॉजिटिव लो आप। नहीं नहीं नहीं, इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव उस समय लोगे जब आपका फंड सिलेक्शन गलत हो गया ओके तो डेफिनेटली नेगेटिव लोगे कि यार मेरे किसी मिस्टेक के कारण मेरी गलती हो रही है, तो वहां आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज क्या इसमें दो चीजें सर मुझे आज से, एक शेयर बाजार इतना सेंसिटिव क्यों है? मतलब जरा सी भी कोई उमर आ जाती है, ऐसी कोई रूमर आ जाती है, ऐसी कोई बात आ जाती है, धड़ाम से वो स्टॉक गिर जाता है, जबकि उसकी बुक्स बहुत अच्छी रहती है, उस शेयर अच्छा है, बुक्स अच्छी है, लेकिन उसकी कोई सी नेगेटिव रूमर आते हैं लोग बाग ऐसे खड़े हो जाते हैं और बेचो 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 बेचो। क्या है मतलब रहता है ये? ये कह सकते हैं हम कि शेयर बाजार एक तरह का, यदि हम कहें कि पल्पिटेशन है या ह्यूमन इमोशन इन डिस्प्ले है। ह्यूमन इमोशन मतलब कि आप कभी उठते हो, किसी दिन आपका मूड खराब होता है, किसी दिन आप ऑफिस से आए, आपका मूड खराब है, आपने वाइफ को डांट दिया, वाइफ ने परेशान होकर आपके 2 बात कह दी तो आपने दोस्तों से झगड़ा कर लिया, ये क्या है? ह्यूमन इमोशंस है। लेकिन जब हजारों लाखों लोग इन्वेस्टर्स का इमोशंस एक साथ देखता है कि यार पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, जैसा कि अभी रिसेंटली हुआ है, तो क्या होगा? सब कहेंगे एक बार तो बेच लो। तो कहीं तो बस जब सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर होते हैं तो बाजार में मंदी आ जाती है, और इसी तरह से जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो सारे इमोशंस एक साथ ट्रिगर होते हैं और सब कहते हैं कि अब तो बाजार क्लियर है, ले लो। तो ये इमोशंस का गेम है। नहीं, ये तो मार्केट का बोला आपने, मैं एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में पूछ। सेम वही होता है। यदि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट खराब आ गए तो एक साथ सब बेचने आ जाएंगे। भाई एक क्वार्टर के रिजल्ट बुक्स में रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है, सब अच्छा आ जाता है, लेकिन मान लीजिए उसके ओनर को ही कुछ हो गया तो डेफिनेटली सेंटीमेंट ही था। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, सेंटीमेंट क्यों है? ये सेंटीमेंट है। आज मुकेश भाई हैं, मुकेश भाई को जुकाम हो जावे या पता लग जाए कि हॉस्पिटलाइज हो गए तो क्या होगा? लगता है पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा, एक बार तो मुकेश भाई के शेयर बेच लो। तो इतना कमजोर रहता है इन्वेस्टर? डेफिनेटली ये इमोशंस है ना, इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? हम ह्यूमन हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास इमोशंस है, अदरवाइज तो हम रोबोट होते। और क्योंकि इमोशन है इसलिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है कि हम हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं ना दिमाग में। यही सब चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, यही हमने आपको स्टार्ट में क्या कहा कि 20% काम है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, 80% हमारा रोल क्या है? आपके इमोशन को मैनेज करना। आप उसका मतलब आप समझे होंगे कि आपको इमोशन को क्यों मैनेज करना। एक मैं देखता हूँ कई लोग सुबह उठते ही अपनी एसआईपी चेक करते हैं कि आज कितना बड़ा या कल कितना बड़ा, मतलब पर डे चेक करते हैं, तो ये आपके हिसाब से चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दो लोग थे, एक तो जिसमें जनरल हमारे जैसा बनिया था और दूसरा था एक जाट तो बिल्कुल मजबूत और बनिया हर चीज में रोजाना हिसाब देके ब्याज का। इन दोनों ने खेती करी, कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, तो दोनों ने कहा कि चलो ये दोनों के पास एक खेत है, यहाँ हम खेती करते हैं और देखते हैं जिसकी खेती अच्छी होगी वो विनर माना जाएगा। अब बनिए ने खेती करी, जाट ने खेती करी। जाट तो बिल्कुल खेती में पानी देता और बिल्कुल बढ़िया खाट ला के सो जाता, और दूसरी तरफ एक हमारे से बनिया, वो रोजाना सुबह देखिए कि मेरी आज घास कितनी बड़ी, आज बड़ी नहीं बड़ी, तो 3 महीने में देखता है कि उसकी कोई फसल नहीं हुई, जबकि ये इधर का। तो ये क्या कहता है? एसआईपी भी इसी तरह से, यदि आपका बिहेवियर उस जाट की तरह होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बनिए की तरह होगा तो यहाँ रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि आप जब रोजाना खोद के देखोगे तो आपके इमोशन जगेंगे और आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। तो एसआईपी के अपने पोर्टफोलियो के कब देखना चाहिए? हर 3 महीने में, बस ओनली 3 महीने में। वो भी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आप कहें कि मेरा पोर्टफोलियो चेक कीजिए, उसमें यदि एसेट एलोकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इनिशियली हमने एक डिसाइड किया कि 50% हमें इक्विटी लेना है, 50% गोल्ड लेना है। जैसा आपने कहा कि गोल्ड बढ़ के 40% बढ़ गया तो 50 का कितना हो गया? यानी कि सपोज हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड तो 1,40,000 हो गया, इक्विटी कुछ भी नहीं बढ़ी, तो आपका एसेट एलोकेशन 1 लाख प्लस 1,40,000 यानी 2,40,000 हो गया। आपको कितना होना चाहिए था? 50-50 होना चाहिए था, तो 1,20,000 प्लस 1,20,000 होना, तो इसका मतलब 20,000 रुपए गोल्ड से निकालकर इक्विटी में डालते।
वंस इन ईयर इस तरह का रीबैलेंसिंग करना, ये जनरली हम सजेस्ट करते हैं। ओके। तो ये होता है रीबैलेंसिंग। भाई इस तरह से देखना है आपको पोर्टफोलियो। और एक चीज मान लीजिए कि आजकल आप सोशल ज्यादा हो रहे हैं, पहले भी होंगे सोशल, लोग ऐसा कहते हैं कि लड्डा जी को अब क्लाइंट चाहिए तो थोड़ा सा सोशल ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब अभी हमने देखो, देखा, आपने रन भी कराई जो कि वॉक फॉर काफी, मैन, वॉक फॉर मैन कराई। वॉक फॉर मैन कराई और काफी लोकप्रिय हुई और एक बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। अभी एक आप रिसेंटली एक हनुमान चालीसा का बहुत अच्छा सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम करा रहे हैं। तो लोग बाग ऐसा मार्केट में कहते हैं कि यार लड्डा जी को क्लाइंट की जरूरत है, तो वो कितना क्लाइंट लाएंगे, तो ऐसे सोशल हो रहे हैं, तो कैसे कैसे करके गैदरिंग या क्लाइंट ढूंढ रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? तो बुराई तो कुछ नहीं है। देखो, आज आज हमारे सामने चैलेंज क्या आता है? हमारा चैलेंज क्या है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो अपने ब्रांड वैल्यू के कारण माल बिकता है उसका, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे होंडा कंपनी हो, चाहे मारुति हो, इनका ब्रांड। तो हम भी अपना ब्रांड बना रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम 2016 से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल, जहां 10,000 लोग एक साथ एक ग्राउंड में खड़े होकर न्यू ईयर मनाते हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 में कोविड आ गया था, उसके बाद में नहीं किया। तो रिसेंटली सबसे पहला हमने जंगल वाइब्स किया न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं तो ये मानता हूं कि लोगों का प्रेम है कि वो मेरे रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। और दूसरी बात है, कोटा शहर में 2700 फैमिलीज मेरी क्लाइंट है। जब मैं कोई भी बड़ा इवेंट करता हूं तो उनको पर्सनल इन्विटेशन भेजता हूं और वीआईपी इन्विटेशन भेजता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट है। और जब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है वहां पे, तो वो कहते हैं कि इनसे जोड़ना चाहिए, तो अच्छी बात है। और मैं उनको रिटर्न में उनको ऐसी चीज दे रहा हूं जो उनके परिवार में खुशी लाए। इसी तरह से दूसरा प्रोग्राम ने किया था जो था वॉक फॉर मेन। जब अतुल सुभाष का केस हुआ था ना, उसने मेरे दिल को अंदर से झकझोर कर रख दिया कि क्या मेन की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जो हमेशा अपने परिवार के लिए, चाहे वो भाई बहन कर, माँ बाप बनकर काम करता है, बेटा बन के काम करता है, लेकिन क्या उसके दर्द की कोई वैल्यू नहीं है? कोई उसको सुनता नहीं है। कितने बार आपने, अमिताभ ने कहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि मर्द को भी दर्द होता है, और वो मर्द नहीं जिसे दर्द नहीं। इस दर्द को निकालने के लिए, इस दर्द के लिए एक, तो हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, लोगों से बात की, इवन महिलाओं ने ये कहा कि हमारे पति, हमारे बेटा इस दर्द से गुजर रहा है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो महिलाओं ने हमें मोटिवेट किया कि आइए कोई आवाज ऐसी निकालें जो महिलाओं के लिए होने के साथ साथ किसी मर्द के लिए, मेल के लिए भी हो। और वर्ल्ड में पहली बार ये आवाज आपके कोटा शहर से निकली है। किस लिए? कि मर्द को भी दर्द होता है। एक हनुमान चालीसा जो आप करवा रहे हैं, उसके बीच में हमने एक होली का बड़ा उत्सव किया था, जिसमें 1000 लोगों का प्रोग्राम था। वीआईपी होली थी, तो बहुत लिमिटेड हमारे क्लाइंट्स, सिर्फ क्लाइंट्स को ही बुलाया गया था, वो किया था। रही बात हनुमान चालीसा की, आज अशांति सबके मन में है और हम में से ज्यादातर लोग भगवान को आस्तिक है। और आस्तिक हो या नहीं हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैंटिंग जो हमें असर डालती है वो हमारे जीवन में सुकून देती है। बस उसी क्रम में ये मैं हनुमान भक्त हूँ, तो सालासर जी का परम भक्त हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हो, और यही हमने लेके एक ऑब्जेक्ट लिया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सामूहिक हनुमान चालीसा हम करेंगे। और भगवान ने प्रेरणा दी, और ये आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। 31 मई को शाम को 7 बजे रिसा डेल्फिन पब्लिक स्कूल में है, और 10 बजे तक रहेगा, जिसमें हम चाहते हैं कि 1000 व्यक्ति जुड़ सकता है। हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आइए। और वैसे तो ये पब्लिक प्रोग्राम है, तो आप सभी का स्वागत है। मैं तो ये चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग इसमें आएंगे, एक अच्छा माहौल बनता है, शहर की वाइब्रेशन अच्छी होती है। शहर को में हम कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या हमारी लाइबिलिटी, हमारा ऐसा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम शहर को कुछ दें? ये इवेंट क्लाइंट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शहर को अपना कुछ देना। तो मतलब आप क्लाइंट नहीं बनाते हैं? क्लाइंट बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्लाइंट अपने आप आते हैं। वो नहीं, तो जैसे मैंने आपको बताया लोग बोलते हैं ऐसा, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? यदि कोई आना चाहता है, उनको लगता है कि ये रिलायबल, सेंसिबल और अच्छा पर्सन है जिसकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है, किसके पास जाते हैं आप एडवाइस लेने के? कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ, जो रिलायबल हो, रेस्पॉन्सिबल हो, सेंसिबल हो, और आपकी भावनाओं को समझता। यदि कोई आता है तो स्वागत है। तो मेरे सर इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं। जैसे एक शेयर मार्केट में जो हिंदुस्तान में कहा जाता है कि यहाँ पर एक टैक्स टेररिज्म है, एक इतना ज्यादा टैक्स है
कि इस पे टैक्स है जैसा, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन, इसको आप कैसे देखते हैं टैक्स के लिए? स्टॉक मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है, ठीक है। जबकि यदि आप हायर टैक्स स्लैब में हैं, इस टैक्स को बचा सकते हैं अपन? 20% जो टैक्स लगता कैसे, है, क्यों कैसे बचाएंगे? हाँ वही पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ। कोई बचाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है। देखो टैक्स तब है ना जब कमा रहे हो। हाँ, बचाने का एक तरीका है, हाँ, वही। कमाना बंद कर दो, स्टॉक मार्केट में नुकसान कर लो, बच जाएगा टैक्स। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कमाना या टैक्स की चिंता करना? मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। 1994 के आसपास की बात है। मेरे पास एक शेयर था टिप्स इंडस्ट्रीज, 40 रुपए का भाव चलता था, 140 रुपए हो गया, मार्च का महीना चल रहा था। और मैंने देखा कि 100 रुपए के हिसाब से मेरे पास 1000 शेयर थे, तो 1 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं 6 महीने और रोक लूं, 1 साल पूरा हो जाएगा तो जीरो टैक्स में चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब 1 साल पूरा हुआ उसका भाव 40 रुपए आ गया। बस वो दिन है 92-3 की बात बता रहा हूं मैं, कि मैंने ये टैक्सेशन सोचना बंद कर दिया। टैक्स तो तभी है कमाओगे। अमिताभ बच्चन ने भी किसी समय कहा था कि 2 चीज कंपलसरी है लाइफ में, जो सत्य है, नंबर 1 डेथ और दूसरा टैक्स। लेकिन अमिताभ जी को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि डेथ तो कंपलसरी है, टैक्स कंपलसरी नहीं है। टैक्स उन्हीं के लिए जो कमाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आप टैक्सेबल है, और ये टैक्स ही तो आपको ये इतना अच्छा एनवायरमेंट दे रहा है। आपके हिसाब से मतलब ये कोई ज्यादा टैक्स नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा टैक्स नहीं है, बहुत रिजनेबल टैक्स है। फिर भी हम कई लोगों को ये शिकायत होती है टैक्स है, पर टैक्स है तो उसके एवज में आपको बहुत सारी चीज सरकार आपको दे भी रही है, तो इसलिए टैक्स होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि हे भगवान, मेरा टैक्स बढ़ा। जब मेरा टैक्स बढ़ेगा, मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ टैक्स दे सकूं, ऐसी मेरी एबिलिटी बना। यदि मैं 100 करोड़ टैक्स दे रहा हूं, 25% टैक्स दे रहा हूं, तो मतलब 400 करोड़ कमाऊंगा ना। तो मैं तो इस बात को सोचता हूं कि मेरे को भगवान 100 करोड़ देने लायक बना। एक चीज, बहुत सारे उदाहरण मैं देखता हूँ, कोई कहते हैं कि यदि रॉयल इनफील्ड, आप रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल ना लाकर और यदि रॉयल इनफील्ड का शेयर ले लेते उस वक्त, तो आज करोड़पति होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे कुछ 2-3 चीजों के कुछ उदाहरण दीजिए जो। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। यदि आपके या हमारे सारे बुजुर्ग नहीं मिलते, मरते, तो सेना हमारी होती, इंडियन आर्मी हमारी होती ना। हमारे सारे बुजुर्ग नहीं मरते तो आर्मी होती नहीं होती। क्या ऐसा होता है? यह है कि हमने हाइंडसाइट देखा है, पीछे से देखा है कि रॉयल एनफील्ड ले लेता। लेकिन आप क्या रॉयल एनफील्ड लेते? आपने रिलायंस ले रहे हो, लेकिन क्या रिलायंस के टाइम पे ओरके और बॉम्बे डाइंग भी चला करते थे? आपने वो क्यों नहीं लिया? ज्यादातर लोगों के पास में इस तरह की चीजें मिलती है। इस तरह से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोग एग्जांपल देते हैं कि 1979 में विप्रो ले लिया होता तो आज 1000 करोड़ पे हो जाता। लेकिन आप मुझे बताइए, 1979 में विप्रो कंपनी का नाम क्या था? विप्रो का फुल फॉर्म क्या है? मुझे नहीं पता। विप्रो का फुल एक्चुअली पाम ऑयल कंपनी है, वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल कंपनी लिमिटेड। मतलब विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी बाद में बनी, तो आप कैसे ले लेते? तो इसलिए ये सब बातें, रॉयल एनफील्ड चल गई इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन कई ऐसी कंपनीज भी है जो डूब गई। तो इसलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ता है रिजल्ट्स। तो ये कहना बहुत, हाँ, इसके लिए बेटर मैं ये कहूंगा, रॉयल एनफील्ड या इस तरह की कोई कंपनी ढूंढने से बेटर है कि आप इंडेक्स ले लें। और एग्जाम्पल ये दें कि 300 इंडेक्स था, 80,000 हो गया मेरा पैसा, 300 से 80,000 हो गया। ये ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है और ज्यादा लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। और नेक्स्ट रॉयल एनफील्ड, इन्फोसिस आप ढूंढने जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए ऐसा, बेटर लेकिन रिलायंस के लिए और आपके जो सॉफ्टवेयर के शेयर हैं उनके लिए जरूर ऐसा बोला जाता है कि आप ये उस वक्त इतना इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज 1000 करोड़ हो जाता। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ ना, आप उस समय, आप एक बात देखिए, 1979 में सेंसेक्स बना था। सेंसेक्स में 30 कंपनियां थी। आज उस 30 में से कितनी कंपनीज अभी भी सेंसेक्स में? मुश्किल से 8 कंपनीज, बाकी 22 का क्या हुआ? इसका मतलब कि ऐसा नहीं है, सक्सेस के साथ फेलियर भी है, हंसी के साथ खुशी के साथ दुख भी है। तो इसलिए बेटर यह है कि आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो पीछे से देखते हैं ना, ये तो हम ये कह सकते हैं कोविड में मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो आज इतना हो चुका होता। बट जब कोविड सामने था, इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत कितने लोगों में? एक आपकी क्या एडवाइस रहेगी आने वाले समय में, या मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल में कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती है? सिर्फ एक सेक्टर में, इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर कभी आएंगे कभी जाएंगे। सेक्टर हो सकता है कि मैं आज कोई सेक्टर का नाम लूं और वो सेक्टर उतना ग्रो नहीं करे, लेकिन कल एआई आ जाए जिसके आज कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो बेटर ना, आज हम किस सेक्टर की बात करेंगे?
ठीक है ना। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि कभी किसी जमाने में पेजर कंपनी चला करती थी, आज कोई पूछता है? आज मैं कोई सेक्टर का नाम ले नोकिया लूंगा, देख लीजिए, वो नोकिया। 10 साल 20 साल की बात करोगे तो 10 साल 20 साल में बहुत सारे नए सेक्टर आएंगे। आपको बस इंडेक्स में रहना है, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको डिससेटिस्फेक्शन कभी नहीं होगा। और आपका ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक ही आंसर है कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर अपना पूरा पोर्टफोलियो जो गोल बेस्ड हो, न कि रिटर्न बेस्ड हो, वो बनवा लें, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने वही आपने उदाहरण दिया ना, मैंने नोकिया का देख रहा था एक बार, इतनी जबरदस्त कंपनी थी, इतना बड़ा मार्केट कैप था उसका, लेकिन आज कोई नहीं पूछता। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसी कई कंपनीज हो सकती है, इस बात की क्या गारंटी है? आप बॉम्बे डाइंग देख लीजिए ना, मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं। आप आइडिया देख लीजिए, आइडिया। यस बैंक देख लीजिए, नया एग्जांपल है। क्या था, क्या हो गया? तो डिससेटिस्फेक्शन भी तो होंगे ना। आपसे सर, मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने इतने एपिसोड लोगों के साथ किए, बात करी, लेकिन मैं, ये मेरे व्यूअर्स ही बताएंगे और कैमरामैन बताएंगे, इतना मैं हंस के और इतना मैं कभी बात नहीं की है। आपने जो उदाहरण दिए ना, वो वाकई में मतलब एक लगता है कि मोटिवेशन स्पीकर के साथ बैठने का और उनके साथ पॉडकास्ट करने का कितना इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो मैं एकदम खुशी हुई, मतलब क्या गजब के उदाहरण है, और आप वो भी क्विक एकदम, और ऐसे तुरंत देना, तो आपसे बहुत अच्छा लगा सर। एक चीज वही कि कुछ लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहें एक इन्वेस्टर को, और एक सर ये भी वॉर चल रहा है, हो अभी इंडिया ने किया है, अब वॉर होता है नहीं होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्टॉक को कैसे संभाल के रखें, या हमें गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या हमें लिक्विड की तरफ वापस हमारे को करेंसी ले लेनी चाहिए? एक वॉर के लिहाज से आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे? देखो, वॉर, यदि मैं 1988 से बात करूं तो कितने वॉर हुए, कितनी मिसहैपनिंग्स हुई है इंडिया में। नंबर 83 से बात करता हूं तो इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी एक्सपायर हुए, बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए, कारगिल वॉर हुआ, और ट्विन टावर गिरे। ठीक है, 2003 2008 में क्राइसिस हुआ, 92 का हर्षद मेहता, 2000 में लेहमैन ब्रदर क्राइसिस, Y2K की प्रॉब्लम। जरा सोचिए ना, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे Y2K क्या था। 1990 से 99 से 2000 तक कैसे शिफ्ट हो गए सारे कंप्यूटर, सब कंप्यूटर, ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज हम कहाँ हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखें, ग्रोथ इज परमानेंट, फॉल इज टेम्पररी। ग्रोथ इज परमानेंट, फॉल इज टेम्पररी। यदि इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे तो आप ये मान के चलिए खुश रहेंगे। पैनिक नहीं आपको होना चाहिए। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सिर्फ अपने आप से पूछिए, क्या आपके आने वाली जनरेशंस आपसे बेटर लाइफस्टाइल जिएगी? यदि हाँ, तो इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं हमारी आने वाली जनरेशन भूखे मरेगी, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपको लगता है कि हम एसी में बैठे हैं और आने वाली जनरेशन को पंखा भी नसीब नहीं होगा, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट है, वरना नहीं। नेगेटिव के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। नेगेटिव के लिए जगह है ना, वो अपने घर जाके बैठे, क्योंकि वो यहाँ पैसा कमाने के लिए आया है, और नेगेटिव होगा तो पैसा कैसे कमाएगा? वॉर में यदि आपको लगता है न्यूक्लियर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ना आपका पैसा कमाएगा ना मेरा पैसा कमाएगा। एक आपकी कौन सी बुक्स है जिसकी आपने 4 या 5 बुकें आपने लिखी है जो कि अमेजन पे बेस्ट सेलर है, लेकिन सबसे अच्छी बुक कौन सी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए एक आम व्यक्ति को, चाहे वो इन्वेस्टर ना हो? ये हमारी बुक है, संघर्ष से सेंसेक्स तक। ये मेरे पापा की बायोग्राफी है जो हमने लिखी है कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए लाइफ में आगे बढ़े, और सेंसेक्स यानी कि 1979 में जब से स्टॉक मार्केट में आए उसके बाद में उनकी ग्रोथ को कैसे एक्सेलरेशन मिला। ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदी में बुक है तो इसीलिए। एज ए इन्वेस्टर नहीं है तो भी पढ़ हाँ, ये तो जनरल इन्वेस्टर बनने का भी रास्ता ये भी दिखाएगी। और साथ में यदि आप नहीं है तो जिस तरह से हम बायोग्राफी पढ़ते हैं धीरू भाई अंबानी जी की, इस तरह की बायोग्राफी में इसमें लिखा है। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि ये आप जरूर पढ़ें। और यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, यानी कि 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इसमें डिस्कस की हुई है, जिसमें प्रॉपर हाउ व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हेन टू एग्जिट, और व्हेन टू एग्जिट इन लॉस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें है। और यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट आपके लिए चॉइस आपकी है, लेकिन मुझे लगता है संघर्ष से सेंसेक्स तक सभी को पढ़नी चाहिए। एक सर मेरा ये पॉडकास्ट के अंतिम दौर में अपन एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एसआईपी म्यूचुअल फंड के क्या डिस्ट्रीब्यूटर बनकर या उसमें एक सलाह देकर या अपन एडवाइज़र बनकर क्या हम हमारा
एक जी सकते हैं उसको जीवन, डेफिनेटली पैसा जी कमा सकते सकते हैं। हैं। मैं तो कहता हूं कि यदि कोई नया बच्चा है, आपके परिवार का है, बच्चा है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, वो अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखे, म्यूचुअल फंड और पूरा पोर्टफोलियो बनाए, और इसमें लर्निंग करके मैं जनरली ये कहता हूं कि सीएफपी करें, कॉमर्स ग्रेजुएट सीएफपी करके यदि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड ये अपने क्लाइंट्स के लिए एज ए पोर्टफोलियो बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और आकर काम करें। क्योंकि इंडिया में बहुत कम 1.5 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है सिर्फ, ओनली, जबकि पॉपुलेशन है 150 करोड़। कितने से लोग हैं यहां? यदि मैं कहूं, यदि मैं, आपको क्या लगता है कि मैं कितने लोगों तक पहुंच पा रहा हूं? मैं कह रहा हूं मेरे पास 15,000 क्लाइंट है, कितने लोगों तक पहुंच पाया? तो सर मेरी 50 साल एज हो गई, 15,000 क्लाइंट क्या होता है? एक सर इसमें जानना चाह रहा था, एक एलआईसी एजेंट की जो एक इमेज रहती है और एक एसआईपी डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज रहती है, उसमें क्या अंतर मानते हैं? आपको न तो इधर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, न इधर बनना है। आपको बनना है म्यूचुअल पोर्टफोलियो मैनेजर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो आपके क्लाइंट के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, जिसमें उसका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यहां मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, दूसरे किसी भी नॉर्मल इंश्योरेंस की, जिसमें मैं क्लियर कहता हूं कि आपको टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। और तीसरा आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इसके बाद में यदि आपका क्लाइंट बड़ा होता है तो उसके लिए पीएमएस और एआईएफ भी कर सकते हैं। तो ये सारा किटी आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ एक एजेंट बन के आपको काम नहीं करना है, बल्कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनना है। और मैं तो सलाह देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस फील्ड को अपनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में, मैं कहता हूं कि आज आप जिस कॉलोनी में बैठे हैं 500 मकान है, क्या 500 लोगों की एसआईपी चल रही है? नहीं चल रही है। तो इसीलिए हम लेके आए एक प्रोजेक्ट, हर घर एसआईपी। हम चाहते हैं कि हर घर में एक एसआईपी हो, लेकिन क्या लगता है कि पूरे इंडिया में मैं पूरी एसआईपी कर सकता हूं? आप करिए ना, आप तलवंडी में कीजिए, कोई विज्ञाननगर में करिए, सारे घर में कर लीजिए, फिर देखिए आप कि कितनी जो आपके साथ 5 साल जुड़ गया, समझ इसके लिए लीजिए सर एक फाइनेंशियल एजुकेटेड भी होना जरूरी है। कॉमर्स ग्रेजुएट और सीएफपी, बस इतना काफी है। ओके। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अनंत की तरह सीएफए ही होना है, ठीक है, यदि एडेड एडवांटेज है, लेकिन इतना काफी है। इतना कर लेंगे तो भी आप अपने जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। आप डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप मेरे पॉडकास्ट में पधारे। तो राहुल, ध्यान रखिए, आपको भी एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है और अपने व्यूअर्स को एक अच्छा इन्वेस्टर बनाना है। जरूर सर, मैं चाहूंगा कि लोग बाग अच्छा इन्वेस्टर बने, एक लोग बाग अच्छे अपनी, मेरे को फाइनेंशियली लिटरेसी होनी चाहिए कि हमारे पैसों का भी हम कहाँ लगा रहे हैं और क्या मिल रहा है, ये हमें एक अच्छी नॉलेज होनी और ये नॉलेज सिर्फ जेंट्स में नहीं, महिलाओं में और बच्चों में भी फैलानी है, स्पेशली महिलाओं में देनी है। किटी में पैसा डालती हैं, किटी से पैसा आता है, 1000 रुपए जमा करना चालू करें। डेफिनेटली हो सकता है कि बाद में 10 साल बाद में, 20 साल बाद में आप कहेंगे वो फिगर 30 लाख रुपए हो गई, 40 लाख रुपए हो गई। जरा सोचिए उस समय कितनी खुशी होगी आपके परिवार को और आपको भी, कि आपका अपना 1000 रुपए महीना जो आप एक दिन पिक्चर देखने में खर्चा कर देते हैं, जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।